that volume of a nucleus is directly proportional to its mass number. अब अगर ये न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस मैं r लेता हूं तो एक्सपेरिमेंटली जो वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर a. सो आप ये देखिए कि जो r है रेडियस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर a रेज़्ड पावर 1/3 इसके प्रोपोर्शनल होगा. अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो r इज इक्वल टू अ कांस्टेंट r0 टाइम्स a रेज़्ड पावर 1/3 लिखा जाता है, वेयर r0 इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.2 फर्मी. इट्स वैल्यू इज 1.2 फर्मी, 1.2 फेम्टोमीटर इसकी वैल्यू मानी जाती है. सो दिस इज बेसिकली दिस इज एन इंपीरिकल रिलेशन और ये हमें किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस का एस्टीमेट देता है. सपोज मैं आपको कह दूं कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है, फाइंड रेडियस. सो व्हाट आई हैव टू डू इज I am to write r is equal to r0 is 1.2 into 10 to the power minus 15. Mass number is 70 raised to the power 1/3. 70 raised to the power 1/3 4 point जो है वो 12 होता है तो 1.2 into 4.12 इतने फेम्टोमीटर जो है ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी. So this way we can calculate radius of any nucleus. The next thing is nuclear density. Nuclear density. Nuclear density is mass of nucleus divided by volume of nucleus. So nuclear density में mass of nucleus क्या होगा? That mass of nucleus is the mass number into mass of one nucleon. वो हमारा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg आया था. तो जितने न्यूक्लियंस हैं उसको एक न्यूक्लियन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा. एंड वी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब. एंड यू जस्ट सी ये a, ये 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 ओवर 4/3 पाई r इज r0 a रेज़्ड पावर 1/3 का होल क्यूब r0 क्यूब. a रेज़्ड पावर 1/3 का होल क्यूब करूंगा तो वो a रह जाएगा. You are getting this? I can understand. A आ जाएगा तो इसलिए ये मास नंबर कट गया तो you are left with only constant numbers. So अगर हम उन कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी पुट करनी है तो ये मेरे पास सॉल्व होके जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आती है ये आती है 2.30 इंटू 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब. सो यू सी ये जो है वो बहुत हाई डेंसिटी है. पानी की डेंसिटी जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. तो दिस इज सच अ डेंस एंटिटी जो न्यूक्लियस है कि हम जो है 1 मीटर क्यूब अगर न्यूक्लियस इकट्ठे कर लें तो उनका मास 2.3 इंटू 10 to the power 17 kg होगा. जस्ट ट्राई टू गेट इट. ठीक. और जो है न्यूक्लियस की ये डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही. इसका मतलब आपका न्यूक्लियस कुछ भी हो, जैसे सपोज किसी ने 1H1 की डेंसिटी मेजर की, किसी ने जो है वो 26 आयरन 56 की डेंसिटी मेजर की और किसी ने 92 यूरेनियम 238 की डेंसिटी मेजर की. अब ये गैस है, ये सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड है, सबके न्यूक्लियाई की डेंसिटी सेम आएगी. ठीक है, एटम्स की डेंसिटी की बात नहीं करता हूं. ऑल न्यूक्लियाई हैव सेम डेंसिटी. एटम्स से जो मटेरियल बनेगा उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है क्योंकि उनकी पैकिंग अलग अलग होती है. कभी टाइटली पैक्ड है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, लूजली पैक्ड है तो डेंसिटी कम होगी, बट सारे न्यूक्लियाइज की डेंसिटी सेम ही होगी.
that is 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. Today's topic is nature of nuclear forces. We know that all nucleons are inside nucleus in a very small region. लेकिन अगर ऐसा है तो उस स्मॉल रीजन में जो दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास पास हैं तो दे आर टू अप्लाई एन enormous रिपल्शन. देखिए जो कूलम फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. देन हाउ टू अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी? there should be very large Coulomb repulsive forces. Should be very large Coulomb repulsive forces. So how to account for stability? स्टेबिलिटी को अकाउंट फॉर करने के लिए एक सजेशन जापानीज फिजिस्ट युकावा ने दिया. जापानीज फिजिस्ट युकावा ने दिया. उसके हिसाब से युकावा ने सजेस्ट किया कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो एक्सचेंज फोर्सेस हैं. न्यूक्लियर फोर्सेस are due to exchange of fundamental particles called mesons. So जो ये मेजन है ये अट्रैक्टिव फोर्स कैसे पैदा कर देते हैं? जो अट्रैक्टिव फोर्स ये पैदा करते हैं उसे हम न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बोलते हैं. न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बोलते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस थिंक ऑफ एन एनालॉजी. एनालॉजी क्या है? यू थिंक ऑफ the protons या two nucleons as two dogs. Which are fighting for same bone. अब ये जो बोन है ये तुम्हारा पाई मेजन पार्टिकल है जो एक्सचेंज हो रहा है. अब सिचुएशन क्या है कि हर एक डॉग बोन को स्नैच करके भाग जाना चाहता है. ईच डॉग वांट्स टू कीप द बोन विद इटसेल्फ एंड रन अवे. बट जब वो भागता है तो दूसरा उसके पीछे हो लेता है क्योंकि उसे भी बोन चाहिए. सो इन दिस वे यू कैन रिलेट कि जो पाई मेजन का एक्सचेंज है दो प्रोटॉन्स में, उस एक्सचेंज के कारण दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहती है. हर एक प्रोटॉन पाई मेजन के क्लाउड को खुद रख के भाग जाना चाहता है और दूसरा उसके पीछे हो जाता है कि मेरे को क्लाउड वापस कर पाई मेजन का. तो ये एक्सचेंज ऑफ पाई मेजन दोनों प्रोटॉन्स को इकट्ठा रखता है. नॉट ओनली इज दिस फोर्स प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोटॉन्स, दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन केस ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन आल्सो. So the details of how the exchange of pi mesons take place, that is not in our course, but it was the idea of Yukawa which was lately confirmed also. Like Yukawa told कि ये न्यूट्रॉन जो है अगर ये एक पाई मेजन के, उसने बोला 3 तरह के क्लाउड्स होते हैं, एक पाई नेगेटिव, एक पाई पॉजिटिव और एक पाई न्यूट्रल. उसने कहा ये न्यूट्रॉन जो है अगर एक पाई नेगेटिव क्लाउड रिलीज कर देता है तो खुद प्रोटॉन बन जाता है. तो
अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इंटरेक्शन के लिए पाई नेगेटिव का क्लाउड रिस्पॉन्सिबल है। एक प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इज 1H1 ओनली, उसको 1P1 लिख दिया यहां। वो अगर एक पाई पॉजिटिव क्लाउड जो है रिलीज कर देता है तो वो खुद से एक न्यूट्रॉन बन जाता है। तो पाई पॉजिटिव का एक्सचेंज जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये भी रिस्पॉन्सिबल है फोर्सेस के लिए। इसी तरह से पाई नोट का क्लाउड भी एक्सचेंज होता है प्रोटॉन के अंदर, दो प्रोटॉन्स में या दो न्यूट्रॉन्स में। अब ये न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं इनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर अबाउट 7 to 8 प्रॉपर्टीज, और हर एक प्रॉपर्टी पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है और 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लिखो, 6 प्रॉपर्टीज मेंशन करो, 5 प्रॉपर्टीज मेंशन करो, ये भी आ जाता है। सो लेट अस डू दैट। Nuclear forces are strongest forces. The gravitational forces, electrostatic forces and nuclear forces, they are in the ratio approximately 1:10⁻36:10⁻38। यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कितनी स्ट्रॉन्ग है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस पेयर की बात कर रहे हो। आप प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हो, इस तरह से। तो हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो 10⁻36 आ गया। सो इसके बाद दूसरी है, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। When distance between nucleons become more than 4.2 Fermi, they become negligible, बहुत स्मॉल हो जाती हैं, contrary to gravitational and electrostatic forces which are long range forces. Then third is they are charge independent. They are charge independent. चार्ज इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अगर मैं चेक करता हूं बिटवीन द पेयर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन and then between the pair neutron proton and then between the pair proton proton, then this nuclear force of attraction will come out to be same. और आप देखिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन में नेट फोर्स कम होगी क्योंकि रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा। इसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही दोनों में होगी। बट जहां तक न्यूक्लियर फोर्सेस का सवाल है वो तीनों में बराबर होती हैं, तीनों पेयर्स में। एंड देन फोर्थ इज दे आर स्पिन डिपेंडेंट। इट इज ग्रेटर बिटवीन न्यूक्लियंस हैविंग पैरेलल स्पिन, यानी कि F पैरेलल जो है दैट इज ग्रेटर देन F एंटी पैरेलल। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ, दैट इट इज अ सैचुरेटेड फोर्स। इट इज अ सैचुरेटेड फोर्स। अगर ये एक सैचुरेटेड फोर्स है तो हम ये कह सकते हैं कि a nucleon can attract only the nearest neighbors. Saturated force का मीनिंग मैं ऊपर स्पेस बना लूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। So this is the explanation that the nuclear forces are saturated forces. देखिए एक गिवन न्यूक्लियन जो है, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कई सारे न्यूक्लियंस हैं। एक गिवन न्यूक्लियन जो है अपनी एक मिनिमम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ नेबरहुड के साथ के ऊपर ही न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है। जैसे ये नेबरहुड में ये मैंने कुछ न्यूक्लियस बनाए, इन जो है 7 न्यूक्लियंस के ऊपर ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अप्लाई कर पाता है। तो अगर मैं न्यूक्लियस को हैवी बनाता हूं और एक और न्यूक्लियन यहां ऐड हो जाता है तो इस न्यूक्लियन को ये वाला न्यूक्लियन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन के ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है वो उसका नियरेस्ट नेबरहुड नंबर पूरा हो जाने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। ये वैसे ही है जैसे सपोज एक पर्सन जो है एट ए टाइम सपोज 4 स्टूडेंट से एक टीचर इकट्ठे बात कर पाता है, तो अगर 5वां स्टूडेंट आके उससे बात करता है तो वो उसका ध्यान किसी एक पहले 4 एग्जिस्टिंग 4 में से किसी से हट जाएगा। तो इससे सैचुरेशन आने का मतलब कि आप जब हायर मास नंबर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियन के ऊपर नेट फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स कितनी लग रही है, फिर उससे हायर न्यूक्लियस मास नंबर वाले न्यूक्लियाई में कितनी लग रही है, उससे हायर मास नंबर वाले न्यूक्लियाई में कितनी लग रही है, तो पता चलता है कि नियरेस्ट नेबरहुड नंबर पूरा हो जाने के बाद फोर्स उतनी ही लग रही होती है। इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई हैज ए कांस्टेंट वैल्यू. 8 MeV की कांस्टेंट वैल्यू रहती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की. नाउ दिस नेक्स्ट property, sixth property is that they are non-central forces. They are non-central forces. Don't worry about this average binding energy term. आगे हम बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिटेल में करने वाले हैं. सो आप अभी सिर्फ नोट कर लीजिए. दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस. इट मीन्स दे डू नॉट एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स. एंड द सेवंथ प्रॉपर्टी इज nuclear force is an exchange force. So this is written, it is an exchange force. They are due to exchange of pi mesons. And the last property is that nuclear forces have a repulsive core. What does it mean? इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के से कम डिस्टेंस पे ये न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव की बजाय रिपल्सिव हो जाते हैं. अगर ऐसा ना हो तो न्यूक्लियर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, फिर तो सारा का सारा यूनिवर्स एक पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए. सो वी विल नाउ एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सो आप ये देखिए, ये हमने एक ग्राफ बनाया है. ये ऊपर वाली साइड पे हम रिपल्सिव फोर्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स, और नीचे वाली साइड पे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स. और ये आर जो है ये इंटर न्यूक्लियन डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस. तो जब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस 4 या 4.2 फर्मी से ज़्यादा होता है तो ये फोर्स बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है. और 0.8 फर्मी पे जो है वो फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन है 0.8 फर्मी पे. अगर हम जो है वो डिस्टेंस 0.8 फर्मी से बढ़ाते हैं तो फोर्स नेट अट्रैक्टिव आ जाती है, और कम करते हैं तो नेट फोर्स रिपल्सिव आ जाती है. तो ये हिस्सा शो करता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस का एक रिपल्सिव कोर है. So at distances less than 0.8 Fermi, the nuclear force suddenly shifts its nature from attractive to repulsive. और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो जहां फोर्स 0 होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऐसा आएगा. सो यू कैन सी 0.8 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होएगी. ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हम MeV में प्लॉट कर रहे हैं. और ध्यान ये दीजिए कि अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में रीजन्स मार्क करूं, कि जैसे ये मार्क किया मैंने A, और ये मार्क किया B, और ये मार्क किया C, और ये मार्क किया D, तो ABC रीजन जो है उसमें रिपल्सिव फोर्स है, और CD रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स है. और अगर फोर्स में मार्क करूं तो अगर इसको A और इसको B, इसको C और इसको D मार्क किया है तो AB रीजन रिपल्सिव का है, और ये BCD रीजन ये अट्रैक्टिव का है. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये जो नेगेटिव साइड पे है वो अट्रैक्टिव. पोटेंशियल एनर्जी में ये B2C रीजन में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन फोर्स फिर भी जो है वो रिपल्सिव है. ठीक, और फोर्स वाले रीजन में जहां फोर्स नेगेटिव है वो सारा अट्रैक्टिव फोर्स का रीजन है. थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए. सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कर्व का. वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. थैंक यू.